हेलो स्टूडेंट, मोल कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर चुके थे कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी, कि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और डेंसिटी को कैसे रिलेटेड किया जाता है। तो टॉपिक है आज का हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को हम नॉर्मली शो करते हैं D बराबर m/b। m का मतलब होता है मास और b का मतलब होता है वॉल्यूम। तो मास पर वॉल्यूम क्या कहलाती है? आपकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, मास पर वॉल्यूम डेंसिटी कहलाती है। डेफिनेशन की यदि अपन बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? मास ऑक्यूपाई बाय द सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी। पर यूनिट जो मास होता है, पर यूनिट यदि मैं वॉल्यूम में ले लूँ उसे, तो उसी को क्या कहा जाता है? डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली मास यानी द्रव्यमान, वॉल्यूम यानी आयतन। तो द्रव्यमान प्रति आयतन आपकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी कहलाएगी। अब डेंसिटी की कुछ यूनिट भी होती हैं। क्या यूनिट हो सकती है डेंसिटी की? जैसे MKS में यदि हम देखें तो MKS सिस्टम जो है उसमें हम मीटर किलोग्राम सेकंड, इसकी फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी क्या होती है? यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यदि मैं इसे CGS में नोट करूं, CGS क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यदि इसमें इसकी यूनिट लिखी जाए तो इसकी यूनिट हो जाती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और नॉर्मली छोटी यूनिट, अब लेबोरेटरी हमारी काफ़ी बड़ी होती है केमिस्ट्री की होने को तो, लेकिन लेबोरेटरी में जो केमिकल यूज में लिए जाते हैं वो बहुत लेस अमाउंट में यूज में लिए जाते हैं। इस कारण यदि हम डेंसिटी की बड़ी यूनिट यूज में लें तो क्या कि प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉर्मली हम CGS वाली यूनिट ज़्यादा काम में लेते हैं। इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ग्राम पर ml। ठीक है, वॉल्यूम को ml में शो किया जाता है और ग्राम, तो ग्राम पर ml भी आप इसको लिख सकते हो। नॉर्मली मैंने एक दिन आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी बताया था, और उस दिन मैं आपको बता रहा था 1 मीटर क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? 1 मीटर क्यूब को आप 10⁻³ लीटर ये आप लिख सकते हो। और इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 ml भी नोट कर सकते हो। तो ये यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? आपकी यूनिट हो जाएंगी डेंसिटी की। और नॉर्मली डेफिनेशन तो आपको क्या याद रखनी है? मास पर वॉल्यूम नॉन एज डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, अब डेंसिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। 2 टाइप कौन कौन से? एक तो होती है एक्चुअल डेंसिटी और एक होती है रिलेटेड डेंसिटी। एक्चुअल मतलब वास्तविक डेंसिटी, और रिलेटेड डेंसिटी क्या होती है? संबंधी, यानी कि रिलेटेड, किसी से हम उसको रिलेट करेंगे। जैसे डेंसिटी को मैं वाटर से रिलेटेड कर देता हूं तो वो कहलाएगी मेरी स्पेसिफिक डेंसिटी। यदि मैं उसे किसी गैस के थ्रू या किसी अनदर गैस से रिलेटेड कर देता हूं तो वो कहलाती है मेरी वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो नॉर्मली हमारी डेंसिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एक्चुअल डेंसिटी और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आल्सो क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो स्पेसिफिक डेंसिटी, इसको हम रिलेटेड किससे करेंगे? वाटर से, जल से। और दूसरी जो रिलेटेड की जाएगी वो हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो दोनों ही प्रकार की डेंसिटियों को हम देखते हैं। तो डेंसिटी इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप।
फर्स्ट आपकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल डेंसिटी, इसको शॉर्ट में हम एडी भी बोल देंगे, और दूसरी हो जाएगी आपकी रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम आरडी बोलेंगे। तो एडी एंड आरडी इनकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएंगी। अब एक्चुअल डेंसिटी क्या होती है, तो एक्चुअल डेंसिटी ही लिखी हुई है आपके सामने। एक्चुअल डेंसिटी एडी की यदि हम बात करें तो एक्चुअल डेंसिटी क्या होती है, जो ऊपर लिखा हुआ है ना मास पर वॉल्यूम, यही आपकी क्या कहलाती है, एक्चुअल डेंसिटी कहलाती है। और यूनिट तो आपने पढ़ी ली, इसकी क्या हो जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर एमएल, ये आपकी एक्चुअल डेंसिटी कहलाती है। और यूनिट आपके सामने लिखी रही है, दोबारा लिखना चाहो तो आप लिख लो, एक सिंपल यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर एमएल। तो इसको तो हम नॉर्मली यूज में लेते हैं। अब हमें मेनली पढ़नी है कौन सी डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, कि स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है। तो इसको हम देखते हैं, देखो ध्यान से। देखो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं, आप कॉपी कर लेना। और आपके जो भी डाउट वगैरह हो आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो, या फिर कमेंट करके भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। सेकंड आ जाती है हमारी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसको दूसरे से रिलेटेड किया जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन टू रिलेटेड अनदर डेंसिटी। तो हम इसको शो कैसे करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस 2। मतलब क्या है कि कोई मेरे पास एक सबस्टेंस है पदार्थ, उसकी डेंसिटी अपॉन जो दूसरा सबस्टेंस मेरे पास है उसकी डेंसिटी का रेशियो ही क्या कहलाएगी, आपकी रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। अब यदि जो भी आपके पास दिया गया हो उसकी डेंसिटी को तो आप ऊपर लिख दोगे, और दूसरा सबस्टेंस की डेंसिटी जो आपको दी गई है तब तो आप उसी का भाग दे दोगे या उसी से आप डिवाइड कर दोगे। और यदि आपको दूसरे किसी सबस्टेंस की डेंसिटी नहीं दी है तो आप वाटर के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो या फिर किसी गैस के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। यदि आप उसे वाटर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर करोगे, और जब डेंसिटी ऑफ वाटर करोगे तो इसी को आपका कहा जाएगा स्पेसिफिक डेंसिटी। और यदि आप डेंसिटी ऑफ गैस करोगे तो इसको कहा जाएगा आपकी वेपर डेंसिटी। तो आप एक बार दोबारा ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेंसिटी मेरी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्चुअल यानी वास्तविक डेंसिटी। वास्तविक डेंसिटी तो किसे कहते हैं अपन, मास पर वॉल्यूम नॉन एज डेंसिटी। दूसरी होती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, एक डेंसिटी को दूसरी डेंसिटी के साथ रिलेटेड किया जाता है। अब यदि वो डेंसिटी रिलेटेड आपने वाटर के साथ कर दी तो उसी का नाम पड़ जाता है आपका स्पेसिफिक डेंसिटी। और यदि वही डेंसिटी आपने रिलेटेड कर दी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो वो आपकी कहलाएगी वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब दोनों डेंसिटियों को अपन देख लेते हैं कि स्पेसिफिक कब होती है और वेपर डेंसिटी कब होती है। देख पहले मैं लेता हूं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के लिए जब हम यूज करते हैं तो इट इज रिलेटेड डेंसिटी, तो इट इज रिलेटेड या डायरेक्ट लिखो रिलेटेड डेंसिटी इज टेकन
रिलेटेड टू वाटर। जब हम वाटर से रिलेटेड करेंगे तब रिलेटिव डेंसिटी टू वाटर इज नॉन एज स्पेसिफिक डेंसिटी। जब हम रिलेटिव डेंसिटी को किसी दूसरे मॉलिक्यूल की डेंसिटी जो है उससे रिलेटेड करेंगे तो उसे रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। अब रिलेटिव डेंसिटी को यदि हम वाटर से रिलेटेड कर रहे हैं तो वह डेंसिटी आपकी क्या कहलाती है? स्पेसिफिक डेंसिटी के नाम से जानी जाती है। जैसे तो स्पेसिफिक डेंसिटी ठीक है क्या हो जाएगी आपकी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके दिमाग में यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना आप, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी लिक्विड की या सॉलिड की हो सकती है, गैस की नहीं होती है यहाँ पर। और दूसरा जो कोई सब्सटेंस है डेंसिटी ऑफ वाटर लेनी है मेरे को कितने? 4 डिग्री पर। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर 4 डिग्री पर ही क्यों लेनी है, ज़्यादा पर या कम पर क्यों नहीं ले सकते? तो उसका रीज़न होता है, और उसका रीज़न क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। और ये कैसी होती है? मैक्सिमम होती है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। और डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, और मास पर वॉल्यूम मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ थोड़ा सा कि क्या होती है डेंसिटी। मैं आपसे कहूँ कि एक क्लास में आप 50 बच्चे बैठे हुए हो, ठीक है, और उसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है, टीचर पढ़ा रहा है, आप बैठे हो रिलैक्स होकर। अब मैं ये कहता हूँ कि आज 2 क्लास मिक्स की जाएंगी आपकी, एक टीचर नहीं आए तो 50 बच्चे और उसमें ऐड कर दिए, तो क्या अब वॉल्यूम तो उसका उतना ही रहा रूम का? 50 पहले से बैठे थे, 50 और ऐड कर दिए तो 100 बच्चे हो गए एक ही क्लास के अंदर। तो क्या 100 बच्चे आने पर मास तो बढ़ जाएगा, क्योंकि 50 की जगह अब 100 बच्चों का मास है और वॉल्यूम फिक्स है, तो मास तो हो जाएगा ज़्यादा और वॉल्यूम हो जाएगा आपका फिक्स। तो इस सिचुएशन में डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो आप मास को इंक्रीज करते जाओगे और वॉल्यूम को फिक्स रखोगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। उल्टा कर सकते हो, मास को फिक्स रखोगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाओगे, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। एक्चुअली ये 1 ग्राम 4 डिग्री पर ही क्यों होती है? तो आपने देखा होगा जब भी हम बर्फ़ जमाते हैं, पानी को जमाते हैं बर्फ़ के रूप में, तो बर्फ़ को यदि आपने ध्यान से देखा हो तो आपने आइस में देखा होगा, उसके आइस के अंदर छोटे छोटे होल बने हुए रहते हैं, या फिर वो आइस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देती, उसके अंदर कैविटी होती हैं। तो ये जो कैविटी होती हैं ये कैसे बनती हैं आइस के अंदर? जैसे वाटर मॉलिक्यूल है मेरे पास, ऐसे ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है कोई मेरे पास, ये वाटर के कई मॉलिक्यूल ले लिए। अब एक्चुअली 3 एलिमेंट हमारे FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में। और इन तीनों एलिमेंट के पास में यदि कोई हाइड्रोजन एटम आ जाता है तो वो उसके साथ बॉन्डिंग कर देते हैं, और इसी बॉन्डिंग को H बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच में कौन आ गया? हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी? H बॉन्डिंग। इसी प्रकार ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच में क्या है आपका? हाइड्रोजन। इसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, केप बन जाती है बीच में, और ये केज जो बनती है इसके कारण बीच में स्पेस रह जाता है बर्फ में, और स्पेस रहने के कारण ही जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर स्विम करती रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर केज लाइक स्ट्रक्चर बन गई है।
अब जैसे ही आप इसको हीट दोगे, गर्म करोगे, तो गर्म करने पर ये बॉन्ड टूटने लगते हैं। अब बॉन्ड टूटेंगे तो मॉलिक्यूल क्या पहले तो दूर दूर हैं, जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे थोड़े पास आने लगेंगे, और पास आने लगेंगे तो डेंसिटी, मॉलिक्यूल जब पास आएंगे तो वॉल्यूम तो हो रहा है कम, क्योंकि पहले इतनी दूर थे अब थोड़े पास आ गए, और वॉल्यूम कम होने पर डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो अप्रॉक्सीमेट 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लगभग सभी एच बॉन्ड वगैरह टूट जाते हैं और मॉलिक्यूल हाईएस्ट पास में आ जाते हैं, जिससे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन 4 डिग्री के बाद अब आप कहोगे उससे भी ज़्यादा हीट दे दूं तो उल्टी और पास आने चाहिए, तो नहीं, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि नॉर्मली कहा जाता है कि टेम्परेचर कम करने पर मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, जिससे डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ये बात बिल्कुल राइट है। लेकिन एक बात आपको ये बात आनी चाहिए कि वाटर में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन करने पर डेंसिटी तो बढ़ती है, लेकिन जब वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय उसकी डेंसिटी हाईएस्ट नहीं होती है। हाईएस्ट कितनी होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो मैंने क्या कहा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड कोई भी मेरे पास, और उसको मैंने वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, तो वही डेंसिटी मेरी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक डेंसिटी। और वाटर की डेंसिटी होती कितनी है भाई, 1 ग्राम पर ml। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 1 ग्राम पर ml से डिवाइड करना है, और 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो वही तो आएगा नॉर्मल। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं छोटा सा कि एक्चुअल डेंसिटी इज x ग्राम पर ml, व्हाट इज स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होगी, क्या हो जाएगी। अब आप यहाँ से x ग्राम पर ml है, तो इसको क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे भाई, x ग्राम पर ml अपॉन 1 ग्राम पर ml, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट, 1 से डिवाइड करोगे तो केवल क्या रह जाएगी, x। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या कह रहा हूँ मैं, कोई कंपाउंड है मेरे पास, उसकी एक्चुअल डेंसिटी कितनी है, x ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड की जगह तो आप क्या रख दोगे, x ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml से ग्राम पर ml कैंसिल आउट, 1 से डिवाइड करोगे तो एज इट इज वैल्यू आएगी, तो ये x ग्राम पर ml की जगह कितना आ जाएगा, x। तो एक्चुअल डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी बात तो एक ही है। यदि आपको एक्चुअल डेंसिटी दी गई है तो उसकी यूनिट को हटा दो, वही यूनिट वही क्या बन जाएगी, आपकी स्पेसिफिक डेंसिटी बन जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे हमारे। क्लियर है, चलो। अच्छा, दूसरी डेंसिटी मेरी क्या होती है, दूसरी हो जाती है आपकी, इसको तो मैं हटा देता हूं यहां से, और सेकंड डेंसिटी जो है वो होती है आपकी फॉर गैसेज। ये केवल गैसों पर अप्लाई होती है, ठीक है। तो लिक्विड और सॉलिड के लिए तो ये सेम रहती है, गैस के लिए ये वाली अप्लाई नहीं होती है। गैस के लिए क्या अप्लाई होगी, तो गैस के लिए हम अप्लाई करते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन रिलेटेड टू गैस, या वन गैस टू अनदर गैस इज नॉन एज, क्या कहलाएगी आपकी, वेपर डेंसिटी। इसको स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोला जाता है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या स्पेसिफिक डेंसिटी बोलो, ये दोनों नाम इसको दिए जाते हैं। फॉर गैसेज क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन रिलेटेड टू वन गैस टू अनदर गैस is known as vapor डेंसिटी। यदि मेरे पास जो डेंसिटी है किसी गैस की, उस गैस की डेंसिटी को मैं किसी अनोदर गैस की डेंसिटी से रिलेटेड कर देता हूँ तो उस डेंसिटी को ही क्या कहा जाता है, वेपर डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, वेपर डेंसिटी शॉर्ट में मैं क्या बोल दूँ, वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है, देखो जो अनोदर गैस ली जाती है
वो अनोदर गैस यदि आपको कोई दी गई हो, एक गैस की डेंसिटी दी रखी है, दूसरे की दे रखी है, दोनों का रेशियो निकालो आप, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा आपका वेपर डेंसिटी। इसको डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो यदि गैस के सापेक्ष ली जाएगी तो वो वेपर डेंसिटी कहलाएगी। तो रेशियो ऑफ वन गैस टू अनोदर गैस नॉन एज वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी वर्ड यूज किया जाता है जब गैस यदि आपको नहीं दी गई हो और उसकी जगह आप कौन सी गैस यूज करो, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वन गैस या कोई भी एक गैस है उसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस। ये आपकी वेपर डेंसिटी का क्या हो जाता है, फॉर्मूला निकल के आता है। अब डेंसिटी ऑफ वन गैस, अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। तो इस गैस के लिए मैं क्या लिखूंगा, मास पर वॉल्यूम। जैसे इसको मैं आगे और सॉल्व करूंगा आपके लिए तो देखोगे, थोड़ा सा आप ऊपर से मैं रेज कर देता हूं। तो वेपर डेंसिटी मैं शॉर्ट में लिखूं तो डेंसिटी ऑफ वन गैस, उस गैस की डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं क्या लिखूंगा, उस गैस का मास अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डेंसिटी तो मास पर वॉल्यूम। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, तो 2 अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो ऊपर वाली गैस की डेंसिटी आ चुकी है और ये नीचे वाली गैस की डेंसिटी आ गई। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास क्या आ गया, m/2। तो वेपर डेंसिटी का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो m/2। और ये किसके लिए, फॉर ए सिंगल गैस। और यदि मिक्सचर के लिए निकालना है मेरे को तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 फॉर मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर है उसके लिए। भाई मिक्सचर आ गया तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, उन कंपोनेंट का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसे 2 से डिवाइड कर दो, आपके मिक्सचर की क्या आ जाएगी, वेपर डेंसिटी। और यदि कोई सिंगल गैस है उसकी निकलवा रहा है तो सिंगल गैस का मास अपॉन 2 आपकी क्या आ जाएगी, वेपर डेंसिटी। तो मैंने आपको इसको बहुत ही शॉर्ट कैटेगराइज कर दिया है। अब मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, जल्दी से आप ध्यान से देखोगे फिर अपन करेंगे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहली बात, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम नॉन एज डेंसिटी। डेंसिटी आपकी 2 टाइप की होती है, एक तो एक्चुअल वास्तविक डेंसिटी होती है और एक किसी दूसरे से रिलेटेड करके जो डेंसिटी निकाली जाती है उसको हम रिलेटेड डेंसिटी कहते हैं। एक्चुअल डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, नॉर्मल डेंसिटी की जो डेफिनेशन आपने सुनी होगी या सुनोगे वो मास पर वॉल्यूम। रिलेटेड डेंसिटी को हम रिलेटेड करके निकालेंगे। जब रिलेटेड डेंसिटी को वाटर से रिलेटेड करके निकालते तो इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी बोलेंगे। और जब रिलेटेड डेंसिटी को हम हाइड्रोजन से रिलेटेड करके निकालेंगे तो इसको वेपर डेंसिटी बोला जाएगा। अब वाटर से रिलेटेड करेंगे जब क्या कहेंगे हम, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड जो भी हमें दिया गया है और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, उससे डिवाइड कर दोगे तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी आपकी। और डेंसिटी ऑफ वन गैस जो भी आपको दी गई हो उसे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यदि आपको दिया नहीं गया हो दूसरा कंपोनेंट गैस का तो उसकी जगह आप हाइड्रोजन यूज करोगे और हाइड्रोजन से रिलेटेड करते ही उसको वेपर डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास पर वॉल्यूम, और हाइड्रोजन की डेंसिटी मास पर वॉल्यूम। हाइड्रोजन का मास क्या होता है 2, तो ये फर्स्ट गैस है मेरे पास मास पर वॉल्यूम, और फिर सेकंड गैस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास 2 होता है पर वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट तो मास बाई 2। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m/2 फॉर सिंगल गैस। ये जब है जब आपको हाइड्रोजन नहीं दी गई हो, आपसे वो पूछे क्लोरीन के रिलेटेड करके निकालो तो आप यहाँ पर क्लोरीन का मास यूज करोगे। आप वो कहे आपसे कि फ्लोरीन गैस से रिलेटेड करके निकालो तो फ्लोरीन का मास यूज करोगे। तो जिससे कहे यदि आपको अनोदर गैस नहीं दे रखी है तो आप किससे रिलेटेड करोगे, हाइड्रोजन से। और यदि आपको वाटर नहीं दिया गया, जो दिया गया है उससे रिलेटेड करोगे, और कुछ नहीं दिया गया तो वाटर यूज में लेंगे। अभी क्वेश्चन में आ जाएगा जो भी है। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपका डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस है, उसकी वेपर डेंसिटी निकालनी है। वेपर डेंसिटी को हिंदी में बोला जाता है बाष्प घनत्व। तो SO2 गैस का बाष्प घनत्व ज्ञात करो या वेपर डेंसिटी निकालो। तो फॉर्मूला क्या होता है वेपर डेंसिटी का? देखो, मास अपॉन 2। अब एक्चुअली देखो ये फॉर्मूला कब यूज होगा? कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। मेरे को एक गैस तो दे रखी है, लेकिन क्या दूसरी गैस दे रखी है रिलेटेड करने के लिए? नहीं। तो यदि कोई गैस रिलेटेड करने के लिए नहीं दे रखी हो तो फिर मैं वहां पर यूज करूंगा क्या? हाइड्रोजन का मास 2। यदि मेरे को यहाँ पर कोई और गैस दे रखी होती तो फिर मैं उसका मास यूज करता। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दिया विद रेस्पेक्ट टू मीथेन गैस। मीथेन गैस के, तो ये कह रहा है कि अब SO2 गैस की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और दूसरी गैस भी दे रखी है मीथेन। तो अब मीथेन का मास यूज होगा, ना कि हाइड्रोजन का। और यही बात मैं बार बार समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं, ठीक है? तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। वेपर डेंसिटी, मास SO2 का मास कितना होता है? सल्फर का कितना होता है? 32। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 यानी कि 32 यानी कि 64। तो 64/2 कितना आ जाएगा ये आपका? 3 और 2। वेपर डेंसिटी कितनी आ गई? 32। यूनिट कुछ होती नहीं है इसकी, यूनिट लगाने का प्रयास मत करना। ऊपर भी डेंसिटी थी, नीचे भी डेंसिटी थी, कैंसिल आउट। तो ओनली 32। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से करते हैं। अब मेरे पास दूसरी गैस दी हुई है, तो मैं हाइड्रोजन का मास यूज नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? वेपर डेंसिटी बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा, मास अपॉन जो गैस दे रखी है उसका मास, ठीक है? वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या करोगे आप? SO2 का तो आपने लिख लिया 64 अपॉन मीथेन का और लिख दो। मीथेन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है, तो 12 और 4 16। तो ये आपका आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम दोनों क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इनको आप कॉपी कर लो जब तक। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए सैंपल containing 5 मोल ऑफ O2 गैस। मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? 5 मोल O2 गैस भरा हुआ है। साथ में मैं इसमें एंड 4 मोल ऑफ N2 गैस। तो इसकी मेरे को वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब ये मिक्सचर बन चुका है, ना कि एक पर्टिकुलर गैस है हमारे पास। तो इसकी वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया था। वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन, क्या कर दोगे आप? 2। देखो जो गैस दे रखी है वो एक मिक्सचर में N2 भरी है, O2 भरी है। रिलेटेड करने के लिए दूसरी गैस नहीं दी गई है, और जब दूसरी गैस नहीं दी गई हो तो हाइड्रोजन के से रिलेटेड करते हैं, ठीक है? तो अपॉन 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल मोल। ये मेरा फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लास हम पढ़ चुके हैं ये। टोटल मास कितना हो जाएगा? तो 5 मोल तो मेरे पास O2 है, तो 5 इंटू O2 का कितना होता है?
16 इंटू 2 एंड 32 प्लस N2 का कितना हो जाएगा 4 और N2 का कितना हो जाएगा 28, तो 4 इंटू 28 अपॉन टोटल मोल 5 उसके 4 इसके, ऐसा करें इसको भी 5 ही कर लो आप, तो ये भी 5 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा ना क्वेश्चन थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 32, तो ये तो आपका हो जाएगा कितना 32 से ये तो 10 और ये 160, और ये आपका कितना हो जाएगा 28 280 यानी कि 140 अपॉन 10, तो 160 यानी कि 300 और ये 30, तो ये मेरे पास कितना आ चुका है एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ चुका है 30। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई कर दूंगा वैल्यू, एवरेज मॉलिक्यूलर मास 30 अपॉन 2 यानी कि 15, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से यदि मेरे पास कोई मिक्सचर है तो उसकी भी वेपर डेंसिटी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, चलो कॉपी करो। अब एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ मैं, चलो आप कॉपी कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना या फिर व्हाट्सएप पर भेज देना। ये आपका होमवर्क है। 16 ग्राम ऑफ ए अननोन गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी पर कितना आयतन कवर अप करती है, वो कितना वॉल्यूम 5.6 लीटर, और जो गैस ली गई है वो 16 ग्राम है, अननोन है, मुझे नहीं पता कौन सी है। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन गैस। ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, हो जाए तो अच्छी बात है, ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर बताऊंगा आपको। क्लियर है?